आज के इस वीडियो में हम लोग बलराइच इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। ये मई मंथ में आने वाला सेकंड मेन बोर्ड आईपीओ है और एक तरह से अगर देखा जाए तो ये मई मंथ का सबसे बड़ा भी आईपीओ है, क्योंकि यह आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो आपको 2150 करोड़ का देखने को मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बलराइच इंडस्ट्रीज के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं कि ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है ये कौन सी वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे लेके आ रही है, साथ ही साथ इस कंपनी का फाइनेंस रिपोर्ट क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट ये कंपनी क्या काम करती है, ये सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो ओवरऑल ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। पहले हम लोग ये कंपनी के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो ये कंपनी 1988 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि 36-37 ईयर हो चुका है इस कंपनी को काम करते हुए। एंड अगर ये कंपनी के वर्किंग के बारे में बात करें तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में यूज होने वाला वेरियस प्रोडक्ट बनाती है। ये कंपनी का जो कस्टमर है, कस्टमर बेस, उसमें आपको इम्पोर्टेंट नाम देखने को मिल जाएगा, जैसे बजाज हो गया, होंडा हो गया, हीरो हो गया, जैकवार लैंड रोवर, रॉयल इनफील्ड, वीई कमर्शियल व्हीकल, टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा जैसा कंपनी आपको इसके कस्टमर के लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। ये सारे कंपनियों के द्वारा जो व्हीकल, मतलब कि जो टू व्हीलर, थ्री व्हीलर या फिर फोर व्हीलर बनाया जाता है, तो उसमें जो इक्विपमेंट यूज होता है उसका जो अलग अलग कंपोनेंट होता है उसका ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। फिलहाल ये कंपनी अभी 27 ओईएम से बना रही है, मतलब कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। एंड वही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में बात करें तो इस कंपनी के पास अभी 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखने को मिल रहा है, जो कि 9 अलग अलग सिटी में है। एंड ये जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो आपको इंडिया के अलग अलग 8 स्टेट में फैला हुआ देखने को मिल जाएगा। अब अगर इसके प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो टू व्हीलर के लिए ये कंपनी अभी 13 ओईएम से बना रही है, मतलब कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो अभी टू व्हीलर के लिए ये 13 इक्विपमेंट का कर रही है। एंड जो थ्री व्हीलर है उसके उसका जो नंबर है वो हम लोगों को 3 ही देखने को मिल रहा है। एंड जो फोर व्हीलर है, जो पैसेंजर व्हीकल होता है या फिर कमर्शियल व्हीकल होता है, उसका जो नंबर है वो दोनों को अगर मिला दें तो वो 8 देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर बात करें तो ये नंबर 29 का है। ये कंपनी टू व्हीलर, मतलब कि मोटरसाइकिल में यूज होने वाला जो मेटल का प्रोडक्ट होता है उसके साथ ही साथ जो पॉलीमर, मतलब कि जो प्लास्टिक का प्रोडक्ट होता है उसको भी बनाती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो बाइक में जो सस्पेंशन होता है उसको भी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। यहाँ पे लग रहा है कि ये डायग्राम में उल्टा दे दिया गया है। ये जितना भी प्रोडक्ट को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है, ये सारा पॉलीमर का प्रोडक्ट है एंड ये सारा आपको मेटल प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। लगता है कंपनी वालों ने यहाँ पे इमेज उल्टा करके लगा दिया है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ये टू व्हीलर के लिए क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है। तो मेटल का जो प्रोडक्ट बनाती है उसमें आपको चेसिस देखने को मिल जाएगा, साइड एंड मैन स्टैंड देखने को मिल जाएगा, जो ब्रेक पैडल होता है या फिर जो क्लच लीवर होता है वो सब के अलावा जो स्विंग आर्म होता है, मतलब कि जो हैंडल होता है, वो सारा प्रोडक्ट ये बनाती है। वहीं पॉलीमर में आपको वाइजर एंड कवर जैसा प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया स्टार्टिंग में ही कि ये कंपनी जो सस्पेंशन सिस्टम होता है उसको भी बनाती है। एंड इसके अलावा ये कंपनी ब्रेकिंग के लिए जो ब्रेकिंग असेंबली सिस्टम होता है, ड्रम ब्रेक एंड डिस्क ब्रेक के लिए, उसका भी ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। वहीं बात करें फोर व्हीलर के लिए तो उसके लिए ये कंपनी मेटल में जो चेचिस होता है उसको बनाती है। एंड फोर व्हीलर के लिए पॉलीमर में जो सेंट्रल ग्रिल होता है या फिर लैप्स कवर हुआ या फिर जो बैटरी का जो कंटेनर होता है, वो सारा प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। ये सारे प्रोडक्ट के अलावा ये कंपनी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में यूज नहीं होता है उसके लिए भी कुछ कुछ प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें कि आपको फूड एंड वेजिटेबल ट्रे देखने को मिल जाएगा, हैंडल्स देखने को मिल जाएगा एंड बेच देखने को मिल जाएगा। एंड रिन्यूएबल इंडस्ट्रीज में ये कंपनी सोलर पैनल में यूज होने वाला जो वो कुछ बेसिक कंपोनेंट होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। ओके, अब हम लोग ये कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो कौन से सेक्टर से सबसे ज्यादा आता है, किस टाइप का प्रोडक्ट बना के इस कंपनी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 2022 में जो मेटल का जो प्रोडक्ट है उससे ये कंपनी को 78% से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट हो रहा था।
जो परसेंटेज 2023 में घट के लगभग 70% पे पहुंच गया था। एंड 2024 का डाटा देखें तो उसमें 71% के आसपास ये कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो मेटल का प्रोडक्ट बना के ही आता है। इसके अलावा जो प्लास्टिक एंड पॉलीमर डिवीजन है उसका जो परसेंटेज है वो आपको 3% के आसपास का ही देखने को मिलेगा। पहले ये डिवीजन का जो रेवेन्यू परसेंटेज है वो 6 या फिर 7% के अराउंड था, जो कि अभी घट के सिर्फ और सिर्फ 3% के अराउंड ही रह गया है। एंड ये कंपनी का जो 8 लार्जेस्ट कस्टमर है उसका आप यहाँ पे लिस्ट देख पा रहे हैं। एंड ये सारे कंपनियों के साथ कितने साल से काम कर रही है उसका भी आपको यहाँ पे डिटेल देखने को मिल जाएगा। एंड कौन सी कंपनी के लिए ये क्या क्या बना रही है और उसका भी लिस्ट आपको साइड में ही देखने को मिल जाता है। तो सबसे ज्यादा टाइम के लिए ये कंपनी बजाज ऑटो लिमिटेड के साथ काम कर रही है। इसके साथ ये 15 साल से काम कर रही है। एंड बजाज के लिए ये कंपनी 4 प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। वहीं रॉयल एनफील्ड के बारे में बात करें तो उसके साथ भी ये कंपनी 14 ईयर से काम कर रही है। एंड ऐसे करते ही आपको जो नीचे है बाकी सारा जो कंपनी है वो सारा कंपनी का भी लिस्ट देखने को मिल जाएगा। एंड कौन से कंपनी के लिए ये क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है उसका भी आपको यहाँ पे नाम देखने को मिल जाएगा। वहीं अब अगर ये कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कंपनी के पास 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो इंडिया के अलग अलग 9 स्टेट में फैला हुआ है। एंड सबसे ज्यादा इसका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में ये कंपनी का 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। उसके बाद 2 राजस्थान में एंड 2 उत्तराखंड में देखने को मिल जाता है। एंड जो बाकी जो अलग अलग स्टेट बचा है सभी में आपको इस कंपनी का एक एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखने को मिलता है। तो ये था वोल्टाइज कंपनी का डिटेल। अब हम लोग चलते हैं ये कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है उसके डिटेल पे। एंड अगर हम लोग बलराइच इंडस्ट्रीज का आईपीओ डिटेल देखें तो इसका जो टोटल इश्यू साइज है वो 2150 करोड़ का है, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें इसके प्राइस बैंड के बारे में तो इसका जो अपर कट ऑफ रखा गया है ये 90 रुपीज पर शेयर रखा गया है। इसके अलावा ये आईपीओ का जो फेस वैल्यू है ये 5 रुपीज पर शेयर का है। नॉर्मल कंडीशन में ये जो फेस वैल्यू है ये 10 रुपीज पर शेयर का होता है। एंड अगर ये आईपीओ के लॉट साइज के बारे में बात करें तो इसके एक लॉट में आपको 166 शेयर मिलेगा। डेट्स मीन अगर आपको ये आईपीओ में अप्लाई करना है तो उसके लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 14,940 रुपीज का हो जाता है। और रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। एंड वहीं अगर आप एचएनआई वाले कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो वो कैटेगरी में 15% का शेयर रिजर्व है। अब अगर ये आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो इसका जो बिडिंग ओपनिंग डेट है वो है 21 मई एंड 23 मई तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया वो है 26 मई। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 27 मई को ही जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड इन केस अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर 27 मई को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 28 मई। ये सारे डिटेल के बाद अब हम लोग चलते हैं ये वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंस रिपोर्ट। बलराज इंडस्ट्रीज का जो फाइनेंस रिपोर्ट है यहाँ पे हम लोगों को एक नेगेटिव पॉइंट ये देखने को मिल रहा है कि इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है वो थोड़ा थोड़ा करते हुए थोड़ा सा नेगेटिव साइड जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन था ये 4.85 का था। एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 के जो क्वार्टर वन का रिजल्ट आया है उसमें जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है वो 4.02 का बचा हुआ है। ये कंपनी का जो रेवेन्यू है इसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे तो ग्रोथ देखने को मिल ही रहा है। बट अगर हम लोग यहाँ पे इसका नेट इनकम देखें तो 2023 से लेके 2024 के बीच में ये कंपनी का जो नेट इनकम है वो डिक्लाइन किया है। इसमें हम लोगों को ग्रोथ देखने को नहीं मिला क्योंकि इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है, इसका जो मार्जिन है उसमें गिरावट आया। दैट्स वाई यहाँ पे ये कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज होने के बाद भी इसका जो नेट इनकम है उसमें हम लोगों को थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है। वहीं बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर वन के बारे में तो अभी तक ये कंपनी ऑलरेडी 1780 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी जनरेट कर चुकी है। एंड इसका जो नेट इनकम है वो आपको 71 करोड़ से भी ज्यादा का देखने को मिल रहा है। अगर ये कंपनी पूरा साल ऐसा ही ग्रो की तो ओवरऑल इसका जो रेवेन्यू आने वाला है वो आपको पिछले साल के बराबर ही देखने को मिलेगा।
ओवरऑल अगर ये कंपनी के फाइनेंस के बारे में बात करें, तो यहाँ पे जो एक मेजर नेगेटिव पॉइंट है, वो है ये कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, जिसमें कि हम लोगों को ईयरली बेसिस पे थोड़ा-थोड़ा करते हुए गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं अब अगर ये कंपनी का जो आईपीओ लाने के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में बात करें, मतलब कि ये कंपनी को जो आईपीओ से पैसा मिलने वाला है, उसका ये कंपनी क्या यूज़ करेगी? तो ये कंपनी 16,181 मिलियन रुपीस लोन का रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट करने के लिए करेगी। इसके अलावा जो बाकी अमाउंट बच जाता है, उसका यूज ये कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए करने वाली है। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी को जो आईपीओ से पैसा मिलने वाला है, उससे ये कंपनी और एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाए या फिर इसका जो अभी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, उसको अपग्रेड करे। वैसा काम ये कंपनी नहीं कर रही है। आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है, उसका यूज ये कंपनी अपना जो लोन है, उसका प्रीपेमेंट एंड रीपेमेंट करने के लिए करने वाली है। अब अगर बात करें बलराज इंडस्ट्रीज के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में, तो इसका जो ईपीएस है आईपीओ आने के बाद, वो आपको 4.78 के 8 का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इसका पी रेशियो अपडेट नहीं है, बट अदर वेबसाइट पे जो इसका पी रेशियो दिखाया जा रहा है, वो 24 के अराउंड है। वहीं बात करें इसके आर ओ एंड डब्ल्यू परसेंटेज के बारे में, तो वो हम लोगों को 13 के अराउंड देखने को मिल रहा है। एंड इसका जो आर ओ सी परसेंटेज है, वो 16.72% का है। वहीं बात करें इसके इब्डा परसेंटेज के बारे में, तो इसमें भी हम लोगों को ईयरली बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, वो ऑलरेडी 1 के अंडर है। फिर भी ये कंपनी को जो आईपीओ से पैसा मिलने वाला है, उससे ये कंपनी अपना डेट टू इक्विटी रेशियो और भी कम करना चाह रही है। अगर ये कंपनी आईपीओ के थ्रू पैसा उठा के अपने आप को एक्सपेंड करने में लगाती और एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओपन करने में लगाती या फिर अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को और एक्सपेंड करने में लगाती, तो वो ये कंपनी के ग्रोथ के लिए लॉन्ग टर्म में और एक अच्छा ऑप्शन होता। ओवरऑल अगर ये कंपनी के बारे में बात करें, तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी 50-50 है। हो सकता है कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट करे। इसका जो ये कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है, अगर उसमें इंक्रीमेंट आता है, तो वापस से ये कंपनी का जो रेवेन्यू एंड नेट इनकम है, उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। एंड अब अगर बात करें वैसे इन्वेस्टर के बारे में, जो जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आईपीओ का जेएमपी देखना। फिलहाल इस आईपीओ का जो जेएमपी है, उसमें कोई भी मोमेंटम नहीं है। ये आईपीओ की बिडिंग ओपन होने में अभी काफी दिन बाकी है, तो चांसेस है कि बिडिंग ओपन होने से पहले इसके जेएमपी में आपको थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिले। अगर ये आईपीओ के जेएमपी में कोई भी इंक्रीमेंट आता है या फिर ये आईपीओ के रिलेटेड कोई और न्यूज या फिर अपडेट आता है, तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको अभी किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो वो सारे टॉपिक के ऊपर चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है। आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।